का आयोजन हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सभी ने प्रतिज्ञा ली। इस अवसर पर विद्यालय में राज्यसभा सांसद श्री सकलदीप राजभर जी आए हैं और हम उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री वाल्मीकि तिवारी जी उपस्थित थे। उसके साथ हमारे नोडल अधिकारी श्री प्रकाश यादव जी थे। अपनी बातें भी कुछ लिख के दिए हैं जिससे शिक्षा जगत में चमत्कारी परिवर्तन हो और शिक्षा जगत की दिक्कतें दूर हो पाए। वो इस तरह है आप कि महोदय, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहे विविधता में एकता तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम में अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज बलिया में पधारने के अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जहां विविधता में एकता को बताना भी सरकार का कार्यक्रम है, वहीं शिक्षा जगत की विविध दुर्दशाओं और दुर्व्यवस्थाओं से जूझ रहा है। आपके पुनीत आगमन पर विद्यालय परिवार आपके माध्यम से निम्न मांगों को भारत सरकार तक और उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाने की अपेक्षा करता है। हमारी मांग इस प्रकार है। पहली मांग है कि पुरानी पेंशन लागू हो। हमारे सांसद विधायक सभी पुरानी पेंशन ले रहे हैं। सारे कर्मचारियों का हक छीन लिया गया है। एनपीएस की योजना और लाभकारी है। ये शेयर मार्केट की व्यवस्था है और पोर्टल पर सरकार कितना पैसा दे रही है 26AS फॉर्म पर कहीं शो नहीं हो रहा है। एनपीएस योजना एक घोटाले की योजना बन गई है। दूसरी बात, निःशुल्क चिकित्सा, जहां विविधता में एकता की बात हो रही है। राज्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था कर रही है, लेकिन हम माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के साथ शौचालय व्यवहार किया जा रहा है। ये विविधता में एकता नहीं है, ये विभेद करना है। एक अध्यापक को बड़ा और एक अध्यापक को छोटा दिखाने की मानसिकता जो सरकार की है। हम चाहते हैं कि हम अध्यापकों को, माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों को भी निःशुल्क चिकित्सा मिले। 2 बच्चों के ऊपर जिनके 2 केवल बच्चे थे, सरकार एक भत्ता दिया करती थी, पूर्व सरकारें दिया करती थी, लेकिन ये बीजेपी सरकार जब से आई है 2 बच्चों के बाद जिन अध्यापकों को भत्ता मिलता था, परिवार नियोजन भत्ता, पर्सनल पे कहा जाता था, उसको भी इस सरकार ने छीन लिया है। मूल्यांकन की पारिश्रमिक बोर्ड परीक्षा फीस बहुत बढ़ा दी गई है, लेकिन सीबीएसई की जब किताबें हमारे यहाँ लागू हो गई हैं तो सीबीएसई की तरह पारिश्रमिक हमको मूल्यांकन का क्यों नहीं दिया जाता है, ये बात भी आप रखिए। मकान किराया भत्ता इतना हमको रखना में मिलता है जिसमें कोई भी हमें किराया देने को रखने को तैयार नहीं होगा। अतः हमारी बेसिक सैलरी का 30% जो है हमारा किराया भत्ता मिले। एक चीज, हम सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है और उस महंगाई भत्ता 3% 4% बढ़ता रहता है। उस महंगाई भत्ते को और मूल वेतन को आय में जोड़ करके आयकर दिया जाता है, जिससे हम बहुत ही आयकर देते हैं। दिल्ली में महंगाई भत्ता तो हम महंगाई से निपटने में खर्च कर देते हैं, अतः इसे किसी भी तरह से आयकर में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जितने सांसद महोदय हैं, जितने हमारे एमपी महोदय हैं, इनको बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। 20,000 रुपया टेलीफोन का, फिर यात्रा भत्ता, कितने भत्ते मिलते हैं, लेकिन ये इतने चालाक हैं कि अपने भत्ते को अपनी आय में जोड़ करके टैक्स नहीं देते हैं। योगी जी के आने से पहले इतनी खराब व्यवस्था थी कि विधायकों का आयकर जनता के टैक्स से दिया जाता था। योगी जी ने एक व्यवस्था सुधारा है कि विधायकों के आय कर अब विधायक खुद अपनी तनख्वाह से देंगे, लेकिन जब उस तरह उनके भत्ते उनके आय में नहीं जोड़े जाते हैं, हमारे भी किसी तरह के भत्ते आय में जोड़कर उनका टैक्स न लिया जाए। सारे अध्यापकों के लिए एक सामूहिक बीमा करता था कि अध्यापक को कोई दुर्घटना में शिकार हो जाए तो हर अध्यापक का 150-100 रुपया के हिसाब से कटता था। सरकार ने इस सामूहिक भत्ते को, सामूहिक बीमा की जो राशि कटती थी तनख्वाह से, उसको भी बंद कर दिया। इस तरह हमारे अध्यापकों का जीवन संकट में आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि सिटीजन चार्टर लागू हो। सिटीजन चार्टर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था है कि हर कार्यालय में एक निश्चित समय पर कोई कार्य है। जब हम कोई फाइल रिसीव कराते हैं तो हमें ये मिल जाए जानकारी कि हमारा काम कितने दिनों में होगा। लेकिन इसके बावजूद भी बलिया जिले में, क्या प्रदेश में योगी जी का आदेश व्हाट्सएप पर घूम रहा है, कोई भी कार्यालय में सिटीजन चार्टर लागू नहीं किया जा रहा है। और इस सिटीजन चार्टर में ये व्यवस्था है कि यदि कोई क्लर्क हमारे निश्चित समय में काम नहीं करेगा तो जिस तरह सूचना के अधिकार के तहत समय सीमा में कार्य न करने पर दंड मिलता है, वो व्यवस्था इस सिटीजन चार्टर में है। योगी जी अगर सुशासन चाहते हैं, समय पर चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय की कार्य हो और जनता पीड़ित न रहे, तो सिटीजन चार्टर अनिवार्य किया जाए और जो अधिकारी अपने सिटीजन चार्टर अपने कार्यालय में नहीं लागू किए हैं उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ताकि जनता की पीड़ा मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुसार हल हो सके। लेकिन अधिकारीगण नहीं करना चाहते हैं। एक सबसे खतरनाक जो योजना उत्तर प्रदेश सरकार चलाई है, जो विद्यालय 50 से 55 साल के हो गए हैं, टूट गए हैं, फूट गए हैं, उसमें बच्चे दब के मर जाएंगे, उनको
को उनके पुनर्धार के लिए योजना चलाई। उसमें ये कह रही सरकार कि विद्यालय 25 लाख देगा तब हम 25 लाख देंगे, और दोनों को मिला के 50 लाख से कोई संस्था काम कराएगी। बताइए, 3 रुपया इस विद्यालय में फीस लगता है अनुसूचित जनजाति का, सामान्य का फीस 24 रुपया लगता है। तो कहां से हम 25 लाख रुपया सरकार को देंगे? तो सरकार 50 लाख रुपया दे, 25 लाख और देगी, और तब विद्यालय का निर्माण होगा और विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य लोगों की जान खतरे से बच पाएगी। ये बिल्कुल अव्यावहारिक योजना है। मुझे लगता है कि मीडिया के साथी इस बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाए हैं। मुख्यमंत्री महोदय की पूरी इच्छा है कि उत्तर प्रदेश बहुत ही सुव्यवस्थित चले, लेकिन उनके अधिकारी इस तरह की अव्यावहारिक योजनाएं बनाते हैं कि उसका किसी तरह से पालन होना असंभव है। अभी एक और योजना बनी हुई है कि हर विद्यालय में प्लास्टिक बैंक बनेगा, और घर से लड़के कूड़ा लाकर प्लास्टिक बैंक में जमा करेंगे, और प्रधानाचार्य रोज इसकी समीक्षा करेंगे और एक संस्था उठाकर इसको ले जाएगी। विद्यालयों में बुक बैंक के स्थान पर ध्यान देने के बजाय विद्यालयों में प्लास्टिक बैंक बनाया जा रहा है, विद्यालय को कूड़ालय बनाया जा रहा है। इस योजना का भी हम विरोध करते हैं कि अगर आपको कूड़ालय बनाना है तो गांव में जगह जगह प्लास्टिक बैंक बना दीजिए, बच्चों को मत मजबूर करिए। प्रधानाचार्य को आदेश आया है जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का कि आप बनाइए और हर बच्चे से प्लास्टिक घर से लाकर उसमें जमा कराइए। ये बहुत सी सारी अव्यवहारिक योजनाएं हैं जो हमारे अधिकारीगण बना देते हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी छवि धूमिल करते हैं। इस बात को शासन तक पहुंचाइए कि अधिकारियों की योजनाओं पर वो ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन है कि इन समस्याओं पर हमारी विचार करेंगे।